Hello everyone, welcome to Mahara classes. I'm Khushi Yadav, your law educator. Today we are going to continue second part of MPPSC set paper from question 101 to 150. फर्स्ट पार्ट जो है हम कर चुके, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अब ये पूरी एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आप जो स्टार्टिंग का पोर्शन देखें उसके बाद ही से क्वेश्चन आपका जो है सेट एग्जाम में आ जाए। सेट बिल्कुल पास में आ चुकी है एग्जाम, और पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए प्रीवियस ईयर का, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही सॉल्व नहीं कराए हैं, उसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताती जा रही हूँ। तो एक ही टॉपिक पे एक कॉन्सेप्ट इस बार नहीं आया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम सेम कॉन्सेप्ट छोड़ के दूसरा वाला कॉन्सेप्ट उसी टॉपिक का पूछ लिया जाए। मैं दूसरे कॉन्सेप्ट भी बताती जा रही हूँ। जैसे हमने देखा था जूरल रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन आया था कि दो डायग्राम्स दिए थे, पार्ट 1 में देखना आप। तो जूरल रिलेशन में दो डायग्राम दिए थे और पूछा था किन्होंने दिया है, हॉफेल्ड ने दिया है जूरल रिलेशनशिप। तो वो ना पूछते हुए हो सकता है इस बार पूछ ले कि लाइबिलिटी का कोरिलेटिव क्या होगा, या कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, या ऑपोजिट क्या होगा। तो मैंने उसको भी समझाया है कि किससे हम कैसे पता करते कि किसका क्या कोरिलेटिव है, ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। सो ये हो गया। इसके अलावा जैसे हमने देखा था कि हिस्टोरिकल स्कूल से कौन है, पूछा था हेनरी मैन, पर उसी में बैंथम जो है किससे थे, वो एनालिटिकल स्कूल से थे, ये पढ़ा हमने। इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट टाइम किसने दिया था, टर्म बैंथम ने दिया था, ये पिछली बार पूछ लिया। पर अब पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, ह्यूगो ग्रोशियस। तो एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने बताई है। अगर आप करेंगे इन टाइम पे, आप पूरे सारे सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, ये होता है टाइम रिवीजन का, तो सबका रिवीजन भी होगा, और जो टॉपिक्स आ चुके हैं उनके आसपास की चीजें जो अब आ सकती है वो भी मैंने कवर करवाया है। तो आपके लिए इजी होगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लास्ट तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी रुपीज 5,000 इफ बीस हाउसेस बर्न बाय। तो ये क्या होगा? अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगा अगर तुम्हारा घर जल जाता है। तो अब ये कैसा है, अगर जल जाता है तो इफ, तो वो नहीं देगा। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मीन्स किस पर डिपेंड है, कुछ होने पर या ना होने पर। कुछ होगा तो दूंगा, फायर लग गई तो दूंगा, ठीक है। आप अगर नहीं पहुंच पाए वहां तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, द डेथ ऑफ श्योरिटी डिस्चार्जेस हिम फ्रॉम द लाइबिलिटी इन। अब कहाँ दे के रखा है श्योरिटी, किसको याद है? डेथ ऑफ श्योरिटी कहाँ दे के रखा है, सेक्शन कौन सा था, 131। ये भी याद रखें कि ये बताते हैं डेथ ऑफ श्योरिटी पे क्या क्या डिस्चार्ज होगा उसकी लाइबिलिटी से, ठीक है। तो जब भी श्योरिटी मतलब गारंटर की डेथ होती है, ठीक है, तो आगे के फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जितने भी आगे के लिए आपने अगर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कंटिन्यू चलने वाला था, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए आप क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। पर एट प्रेजेंट जो हो चुका है उनके लिए डिस्चार्ज नहीं होंगे, उसके लिए आप लायबल होंगे। तो कौन होगा लायबल, एलआर, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहां से लाइबिलिटी को लेकर खत्म करेगा, पास्ट ट्रांजैक्शन या प्रेजेंट तक के। और फ्यूचर के लिए आप क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, क्योंकि अब आप नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian limitation law। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, ए और बी ने इस बिलीफ पे, उन्हें पता नहीं था, गलती से ये बिलीव कर लिया कि पर्टिकुलर चीज जिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो टाइम बार्ड हो चुके हैं। इंडियन लिमिटेशन एक्ट सभी ने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या दे के रखी होती है, लिमिट दी होती है कि कितने टाइम में आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर सू करना है, केस लगाना है ना। तो इन्हें लगा कि वो टाइम बीत चुका है,
तो अब ये क्या होगा, तो हमने, आप सभी ने ये सोच रहे होंगे कहाँ से, तो सेक्शन 21 तो पढ़ा ही होगा कॉन्ट्रैक्ट में। 21 क्या बताता है, इफेक्ट एज टू मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या बताता है, मिस्टेक ऑफ लॉ, इफेक्ट एज टू मिस्टेक ऑफ लॉ। तो अब ये देखिए आप कि मिस्टेक ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें बताई थी, इंडियन के लॉ की पढ़ा था हमने, और एक फॉरेन के लॉ की, जो इंडिया में नहीं लगते, फॉरेन लॉ, ठीक है, इंडियन लॉ और क्या, फॉरेन लॉ। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब आप इंडियन लॉ की मिस्टेक करते हो, कोई चीज आपको नहीं पता है, इंडिया में जो लॉ आप लाए है, ठीक है, एनफोर्स है, और उनका आपको पता नहीं, और उस गलती के कारण आप कुछ करते हैं, तो वहां पे सीधा सीधा लिखा है नॉट वॉइडेबल। क्या होगा, वॉइडेबल नहीं होगा, नॉट वॉइडेबल। अब ये वैलिड होगा, वॉइड होगा, इन्होंने इसको क्लियर ना लिखते हुए क्या लिखा है, नॉट वॉइडेबल। अब नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या है, हमने एक और चीज पढ़ी थी, मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उसके लिए हम इग्नोर नहीं करते, ठीक है, इग्नोरेंशिया जुरिस करके हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो हम इग्नोरेंस नहीं करते मिस्टेक ऑफ लॉ, तो ये हो तो वॉइड रहा है, पर यहाँ पे क्योंकि आपके बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, नॉट वॉइडेबल, तो आप यहाँ नॉट वॉइडेबल लिखेंगे। अब क्या होता अगर इनको जो एरर हुआ है बिलीफ का, ये फॉरेन लॉ के लिए हुआ होता, ये तो इंडियन लॉ की बात करी इन्होंने, इंडियन लिमिटेशन लॉ, पर अगर ये फॉरेन लॉ का होता तो क्या होता, तो वहीं पे सेक्शन 21 में लिखा है कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम इक्वल्स टू क्या मानेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या मानेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारे यहाँ परमिसेबल है, वो गलती आप कर सकते हो, उसके लिए आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कई बार उसको कंसिडर कर लिया जाता है, फॉरेन लॉ को हम कंसिडर कर लेते हैं, पर यहाँ नहीं करेंगे, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। पर हम आंसर हमेशा इसमें क्या लगाएंगे, नॉट वॉइडेबल। ये आंसर यही याद रखना है, नॉट वॉइडेबल, वरना वॉइड लगा के आ जाओ और बोलो मैम ने बोला था। आप खोल के देख लेना, सेक्शन 21 में सेम टू सेम एक इलस्ट्रेशन दे के रखा है, वो इलस्ट्रेशन यही एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आपको मैं इसीलिए बोल रही थी कि पुराना वाला भी आप पार्ट देख लेना, और इस पे को वीडियो को इसलिए देखिए क्योंकि इस बार इन्होंने इंडियन लॉ का पूछा, क्या हुआ फॉरेन लॉ से रिलेटेड पूछ ले अब, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पूछा जाएगा, और वो इतने ही हैं जहां से ये पेपर बना रहे हैं हर बार, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, which of the following section of the Indian Contract Act 1872 were repealed by the Sales of Goods Act। अब हमने देखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं करता है, ये स्टार्टिंग में प्रीएम्बल में ही दिया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट अदर एक्ट्स में भी दिए हैं, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि पहले किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, पर उसको बाद में रिपील करके अलग से एक्ट बनाया गया है। तो सेल्स ऑफ गुड्स कहाँ से कहाँ तक दिया है, उसमें 76 से 123 तक था, जिसे हमने हटा दिया, रिपील कर दिया और अलग से एक्ट बनाया है, ठीक है। नंबर 105, द प्रिंसिपल, the primary principle underlying the payment of damages for non-performance of contract। अगर नॉन परफॉर्म करते हो आप कॉन्ट्रैक्ट को, परफॉर्म नहीं करते हो या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर प्राइमरी ये बोल रहे हैं कि जो हम पेमेंट ऑफ डैमेजेस दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं इंजर्ड पार्टी को, तो उसके पीछे पहला सिद्धांत क्या होता है, क्यों देते हैं हम इंजर्ड पार्टी को डैमेजेस, तो ए टू अकोमोडेट द इंजर्ड पार्टी, अकोमोडेट करने के लिए, टू पनिश द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पनिशमेंट देने के लिए करते हैं, या अकोमोडेट करने के लिए करते हैं, या फिर टू
place the injured party in the same position he would be in if the contract had been fulfilled. अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया होता तो जिस पोजीशन में वो होता, जो चीजें उसे मिली होती, उसको उस पोजीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, डैमेजेस देते हैं, या फिर टू कंपनसेट फॉर द लॉस कॉज्ड टू द इंजर्ड पार्टी, या फिर जो नुकसान हुआ इंजर्ड पार्टी का उसको कंपनसेट करने के लिए करते हैं। अब ये नॉन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे हैं। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए तो नहीं कर रहे। पनिशमेंट सिविल में कभी भी एम नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है। याद रखना कि सिविल लॉस के अंदर हम किसी को पनिश करना हमारा एम नहीं होता है। जो हमारा प्लेंटिफ है, ठीक है, उसकी हेल्प करना होता है कि जितनी उसको प्रॉब्लम हुई है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हाँ, उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि उसे सेम पोजीशन में लाना, कि अगर फुलफिल हुआ होता कॉन्ट्रैक्ट तो उसे क्या मिलता, तो ये है आंसर। नेक्स्ट इसी में क्या था, टू कंपनसेट फॉर द लॉस कॉज्ड टू द इंजर्ड पार्टी। अब सिर्फ कंपनसेट करना है क्या जो लॉस, तो ऐसे तो आप सोचो कि कोई भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके बाद कंपनसेट कर देगा जितना नुकसान हुआ है ना। ये भी एक सिद्धांत है पर ये प्राइमरी नहीं है, फर्स्ट नहीं है। ये आखिरी ऑप्शन होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कि हमने देखे जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, उसमें हम क्या करते हैं, लॉस जितना हुआ है उसको क्या कर देते हैं, कवर करके दे देते हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स जब हम फुलफिल नहीं कर सकते तब वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे जो कौन कर सकता है, सिर्फ डिफेंडेंट ही कर सकता था, जैसे सिंगिंग करना, है ना। तो और कोई उसकी जगह सिंगर से जिससे हमें चाहिए था, या कोई आर्ट बनवाना था जिससे बनवाना था, वो नहीं कर पा रहा, किसी वजह से इम्पॉसिबल हो रहा है या बीमार है, उस डेट को सिंगिंग करने के लिए आवाज बैठ गई है तो नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, यहाँ पे लॉस दे देगा। ये सेकेंडरी हो सकता है, पर सबसे पहले तो हम यही कोशिश करेंगे ना कि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फुलफिल करो, उसी पोजीशन में लाके खड़ा करो कि अगर आपने नहीं किया तो भी उसका वो काम हो जाए जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106। अ प्रॉमिसरी नोट शुड बी, अ प्रॉमिसरी नोट कहाँ दिया है, नेगोशिएबल में, नेगोशिएबल एक्ट में दिया है, कहाँ पे, सेक्शन 4 के अंदर प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन है। ये भी याद करने की चीज है ना, साथ साथ में पूछ लेते हैं। सेक्शन नंबर, प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या होना चाहिए, तो राइटिंग में, लिखित में तो होना जरूरी है, ठीक है। इट मस्ट कंटेंट अ प्रॉमिस टू पे, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आप प्रॉमिस कर रहे हो पे करने का, और सर्टेन टाइम पे करोगे। वो सारी चीजें होती है सर्टेन टाइम पे, सर्टेन पर्सन को, सो एंड सो डेट पे आप करते हो। सीधा ऐसे ही लिखते हैं, आई प्रॉमिस टू पे 5,000 रुपीज टू मिस्टर एम ऑन डेट, लिख देते हो। तो ये सीधा इस तरीके से बनता है प्रॉमिसरी नोट। तो लिखित में होता है प्रॉमिस आप करते हो पे करने का, इट शुड बी पेएबल इन मनी। अब हमेशा मनी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अपना ब्लैक हॉर्स दे दूंगा या मैं सो एंड सो हाउस दे दूंगा, नहीं, ये किस में होना चाहिए, मनी में होना चाहिए। तो ऑल द अबव इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107। A person shall not be capable of being appointed as a director of company if, एक पर्सन डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता है, कैपेबल नहीं है, कब, जब वो अनसाउंड माइंड है। अब हमने पहले ही देखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट करने की जो जो कैपेबिलिटीज है वही डायरेक्टर बनने की भी है, क्योंकि डायरेक्टर भी तब भी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा ना, वो भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है डायरेक्टर बनना किसी कंपनी का। तो वो सेम कॉन्ट्रैक्ट की जो है कैपेबिलिटीज वो यहाँ आ जाएगी। तो अनसाउंड माइंड नहीं कर सकते, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट भी नहीं कर सकते, और ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट, और जो दिवालिया घोषित हो गया है कि मेरे पास कुछ भी अब नहीं है देने के लिए, जो सॉरी इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो भी क्या नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे ऑल द अबव, इनमें से कोई भी क्या नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 108। रेमेडीज अवेलेबल टू अ पर्सन
who has taken shares on the basis of prospectus in which untrue statement are included. अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी जो स्टार्टिंग में सो एंड सो कंपनी खोली जा रही है, इसमें ये डायरेक्टर रहेंगे, इस चीजों पर काम करेंगे, वो एक प्रोस्पेक्टस निकालती है। उस प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ क्या है, अनट्रू स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। आपने कुछ ऐसी चीजें लिख दी है कि ये भी डायरेक्टर है, जो नहीं है, हम ये करेंगे, इतने ऑलरेडी हमारे पास शेयर बेच चुके हैं, या कुछ भी ऐसा आपने डाला है जो क्या है, झूठा स्टेटमेंट है ना? अब उसको देखकर अगर जिन लोगों ने क्या किया है, शेयर्स खरीदे हैं, बाद में उनको रेमेडीज क्या मिलेगी, किस किस चीज पे मिलेगी? तो पहला तो केस कर सकते हैं डैमेजेस फॉर डिसीव। डिसीव मतलब डिसीव करना, टू डिसीव, धोखा देना, ठीक है, कपट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना, फ्रॉड। तो तो डैमेजेस मिलेंगे, आपके साथ धोखा हुआ है उसके। फिर कंपनसेशन भी मिलेगा, आपका सिर्फ अमाउंट तो लौटाया जाएगा शेयर्स का, पर आपने टाइम लगाया, एनर्जी वेस्ट की, तो कंपनसेशन भी मिलेगा, आपको क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सी, क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। और आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हो, आपको क्या करने के लिए, आपको मिसरिप्रेजेंट किया गया है, कुछ का कुछ बताया गया है। वरना मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स व्हाट, कि आपको अगर कोई चीज नहीं बताई होती तो आप वो एक्ट नहीं करते, तो ये मिसरिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनेगी। तो ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 109, a master asked his servant to sell his cycle to him at less than the market price. The consent given by the servant is said to be obtained by। अब एक मास्टर है, ठीक है, उसने अपने सर्वेंट को बोला कि तुम अपनी साइकिल मुझे बेच दो। कम प्राइस में बेचने के लिए उसने मांग ली, जो मार्केट प्राइस साइकिल का था 6,000, और वो बोल रहे हैं कि मुझे ये 1,000 में ही दे दो, 2,000 में ही दे दो, मास्टर बोल रहा है सर्वेंट से। अब ये सोचो, सर्वेंट जो है वो मास्टर की बात टाल सकता है क्या? वो मास्टर जो है किस पोजीशन में, डोमिनेटिंग पोजीशन में डोमिनेट कर रहा है, और डोमिनेट करके वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, कोर्जन में पढ़ा था क्या? नहीं, उसमें तो आप क्या करते हो, थ्रेट करते हो, धमकी, किसी चीज को ट्रांसफर कराने के लिए, फ्रॉड भी नहीं है। मिस्टेक हो रही क्या? नहीं, ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कौन से सेक्शन में था ये? सेक्शन नंबर 16 में देखा था हमने, है ना, जहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन में एक पर्सन होता है, वो उसको यूज करके क्या करता है, अनफेयर एडवांटेज उठाता है। क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कौन सा केस है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसकी स्टोरी सबको याद होगी, किससे रिलेटेड था, बताओ? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल से रिलेटेड था ये, ठीक है। डैमेजेस से था क्या? नहीं, ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल से रिलेटेड था। ठीक है, पूरा केस अभी पढ़ाऊंगी नहीं मैं, ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं अब इनकी स्टोरीज हैं, ये किसके हैं, तो पढ़ लेना। ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट का था, ठीक है। कार्लिल वर्सेस स्मॉकबॉल कंपनी, हार्डले वर्सेस बैक्सेंडल, ये हमारा किससे था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस से। ठीक है, जब आप ब्रिज करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसमें कितने डैमेजेस दिए जाएंगे, ये था हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, ये हमारा आंसर है। तो फिर टेलर वर्सेस कार्डवेल किसका था? ये आपका सेक्शन 56, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना, इम्पॉसिबिलिटी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, द मिताक्षरा ऑन यज्ञवल्क्या स्मृति वॉज रिटन बाय। यज्ञवल्क्या स्मृति जो थी, ठीक है, मिताक्षरा के द्वारा लिखी गई,
वो किसने लिखी थी? वो विजनेश्वर ने लिखी थी। 2 ही स्कूल पढ़े हैं हमने, मिताक्षरा और दया भागा। ठीक है, 2 ही पढ़े हैं। एक ये स्कूल था, एक दया भागा सेकंड स्कूल, मिताक्षरा विजनेश्वर ने लिखी है ना? और दया भागा किसने लिखी है? अगर क्वेश्चन आता है कि दया भागा, जो कि ये जो है मिताक्षरा, इन्होंने किस पे कमेंट की थी? यज्ञवल्क्य स्मृति पे। हमने 3 स्मृति पढ़ी थी उसमें। दया भागा ने किस पे की थी? पूरे कोड पे, सारी स्मृति श्रुति को मिलाकर एक कोड पूरा का पूरा सबके ऊपर एक साथ कमेंट की थी दया भागा ने, दया भागा स्कूल ने। और उसके अंदर पर्सन कौन था जिसने की थी दया भागा स्कूल के अंदर? वो पर्सन था, यही याद कर लो, जिमुत वहाना, ये लिखा है जिमुत वहान। ये दया भागा स्कूल से थे जिमुत वहान, जिन्होंने होल कोड पे सारी श्रुति स्मृति सबके ऊपर कमेंट्री दी थी। और मिताक्षरा स्कूल में जो विजनेश्वर करके पर्सन थे, उन्होंने यज्ञवल्क्य स्मृति पे कमेंट्री दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Hindu Marriage Act 1955, the conditions of marriage are mentioned under हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कंडीशंस ऑफ मैरिज कहाँ देके रखी है? सेक्शन 4, 5, 6, 7, सेक्शन 5 में देके रखी कंडीशंस ऑफ मैरिज। ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, इसके ABC सारे याद होने चाहिए कि ए में क्या देके रखा है, सिंगल मैरिज और जो भी आपके दे करके रखे हैं वो सारे। सेकंड में अनसाउंड माइंड और उससे रिलेटेड, सी में एज, तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 5 है, पांचों कंडीशंस डिटेल में याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, which of the following cases laid down that a woman is entitled to maintenance on account of a live-in relationship? इनमें से जो केसेस दिए, कौन सा केस ये बोलता है कि वुमन को क्या मिलना चाहिए? मेंटेनेंस मिलना चाहिए। कैसी वुमन को? जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हो। ठीक है, लिव इन में भी क्या मिलना चाहिए? मेंटेनेंस। There lies a presumption in favor of wedlock and are entitled to maintenance akin to legally wedded wife। अब ये बोल रहे हैं कि हम ये प्रिजम्पशन करेंगे क्योंकि वो जो लिव इन में वुमन रह रही है वो किस तरीके से रह रही है, पूरे की पूरी चीजें कैसी है, हस्बैंड वाइफ जैसी। उन्होंने शादी नहीं की, दैट्स ओके, पर वो रह कैसे रहे हैं? हस्बैंड वाइफ की तरह ही निर्वाह कर रहे हैं। तो उसे हम प्रिजम्पशन में मान के, वाइफ मान के, सेम उतना ही क्या दिलवाएंगे? मेंटेनेंस दिलवाएंगे जितना वाइफ को मिलता। ये केस में बोला गया है। अब ये केस कौन सा है? तो ये केस है चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा एंड अदर्स का केस है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इन मुस्लिम लॉ, अ गिफ्ट टू अ पर्सन नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, ऐसा गिफ्ट जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता मतलब मेरे पास नहीं है ऑलरेडी, ये मेरा नहीं है। फ्यूचर में कोई चीज जो मेरे होने वाली है, ठीक है, मैं घर खरीदूंगी आगे, जो मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। तो ऐसा गिफ्ट मुस्लिम लॉ में क्या होता है? वैलिड होता है, इरेगुलर होता है, वॉइडेबल होता है, वॉइड होता है। फ्यूचर गिफ्ट क्या होता है? जो फ्यूचर में आपका होने वाला है, ऐसा गिफ्ट मुस्लिम लॉ के अंदर वॉइड माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 115, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन विच केस दैट अ हिंदू मदर कैन बी अ नेचुरल गार्जियन। कौन सा केस है जिसके अंदर ये बोला है कि हिंदू मदर जो है वो नेचुरल गार्जियन हो सकती है ऑफ हर माइनर चाइल्ड इवन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फादर इफ फादर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड? किस केस में बोला है कि मदर भी क्या बन सकती है? माइनर चाइल्ड की क्या बन सकती है? नेचुरल गार्जियन बन सकती है, फादर जिंदा है उसके बाद भी। क्योंकि फादर जो है, हमने सीधा पढ़ा है कि जब तक वो छोटे होते हैं 5 साल तक तब तक तो मदर के पास होते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड, बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है,
आप ये बोल रहे हैं कि फादर जिंदा है, उसके बाद भी मदर नेचुरल गार्जियन बन रही है अगर फादर टेक केयर नहीं कर रहे तो ये कौन सा केस है? गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस था। 116 सिया मुस्लिम लॉ द मिनिमम फिक्स्ड लीगल अमाउंट ऑफ डावर। डावर शादी के टाइम ही डिसाइड होती है, पेबल कब होती है बाद में होती है, या तो जब मांगी जाए तब, या फिर जो अलग होते हैं उस टाइम, डाइवोर्स के टाइम, या फिर एट एनी टाइम। ठीक है, वो सब डिसाइड होता है, पर उसका अमाउंट कितना होना चाहिए डावर का। सिया मुस्लिम लॉ के अंदर हमने पढ़े दो होते हैं, सिया और सुन्नी, है ना। तो सिया के अंदर कोई है क्या? नहीं, कोई फिक्स्ड मिनिमम लीगल अमाउंट नहीं है। वो कैसे डिसाइड होगा? तो इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज, है ना। जो हस्बैंड है वो कितना दे सकता है डावर, उस हिसाब से हम डावर डिसाइड करेंगे, उसकी इनकम। ठीक है। क्वेश्चन 117 इन मुस्लिम लॉ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ ऑल एंड रद्द इज रिलेटेड टू। अब ऑल एंड रद्द मतलब होता क्या है? सीधा सा है ये, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन of a deceased person's property। ठीक है, जो पर्सन मर चुका है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी प्रॉपर्टी का, बिटवीन हुम, बिटवीन लीगल आयंस। ये होती है ऑल एंड रद्द। अब ये क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने बच्चे हैं उनके जो लॉ बने हुए हैं, हमने डिटेल में पढ़ा था, सक्सेशन एक्ट और सब कुछ, मुस्लिमों का भी प्रॉपर्टी कैसे किसको मिलती है वो सब। तो उस हिसाब से सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑल एंड रद्द जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगी लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी का। तो अब ये किससे रिलेटेड है? गिफ्ट है क्या? नहीं, गिफ्ट नहीं दे रहे। शादी? नहीं। डावर की बात चल रही? नहीं। इनहेरिटेंस। ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड विल रिप्लेस। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जो बिल आया था वो लॉ बन जाता है तो किसको रिप्लेस करेगा? फैमिली लॉ को। वो क्या बोलता है? एक सिंगल कोड बनाया जाएगा, इतने सारे फैमिली लॉज जो है उसकी जगह, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सबके अलग अलग लॉज, उसके अंदर भी डिटेल्ड अलग अलग लॉज, तो सिंगल कोड बनाने की बात, तो फैमिली लॉज को रिप्लेस करेगा। क्वेश्चन 119 अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ पेटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहाँ पे दिया था? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये तो भूलना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके केस लॉज पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन सेक्शन नंबर पूछा जाता है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्जुगल ऑफ राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो अब ये बोल रहे हैं इसकी पेटिशन हम जो लगाते हैं, फाइल करते हैं, वो किस कोर्ट में करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं। ठीक है, जिसको याद नहीं हो शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी आप लोग स्किप कर सकते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है। तो दो पार्टीज है, हस्बैंड और वाइफ, इनमें से कोई एक सिंगल पर्सन, कोई भी हो सकता है हस्बैंड या वाइफ, दूसरे पार्टनर को, हम यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं हस्बैंड छोड़ रहा है किसको? वाइफ को, बिना किसी रीजनेबल कॉज के क्या कर रहा है? इसको वो छोड़ रहा है, मतलब इसका त्याग कर रहा है। और वाइफ क्या बोल रही है? मैं हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। हस्बैंड वाइफ को घर छोड़ के आ गया, मायके छोड़ के आ गया, या घर में ही रख रहा है पर एज अ वाइफ नहीं रख रहा है, उसका त्याग कर रहा है, तो ये उसके साथ रहना चाहती है फैमिली में, है ना, फैमिली में रहना चाहती है एज अ वाइफ। तो ये एक एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट में। कहाँ पे लगाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, ये मुझे विदाउट रीजनेबल कॉज जो है छोड़ रहे हैं। कोर्ट यहाँ पे आपको क्या, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि हाँ कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है और फिर भी हस्बैंड छोड़ रहा है, तो कोर्ट क्या देगा? डिक्री देगा कि आपको रखना पड़ेगा आपकी वाइफ को।
Question number 120. Which of the following statement is correct for मुता मैरिज? मुता मैरिज किन में की जाती है? सबसे पहले सिया और सुन्नी दो है ना, दो स्कूल से, तो ये सिया में की जाती है, सिया लॉ में, ये याद रखना। टेम्परेरी मैरिज होती है ये, हाँ ये टेम्परेरी मैरिज है, क्योंकि इसके अंदर जब तक हस्बैंड और वाइफ क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, है ना, 2 साल के लिए। ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है, 2 साल बाद दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं बचेगा, जैसे टाइम पीरियड खत्म हुआ मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। तो इट इज टेम्परेरी मैरिज, इट इज अ मैरिज फॉर फिक्स्ड पीरियड रिकॉग्नाइज्ड इन सिया लॉ। सुन्नी में होती है क्या सिर्फ? नहीं, तो सुन्नी में तो ये होती ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3। 1 2 3 कहाँ देकर रखा है? सी में। करेक्ट आंसर सी। Question number 121. Under Section 3(1) of Environment Protection Act 1986, which government shall have power to take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environment pollution? ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 3 जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, ये जो अथॉरिटीज दी है इनमें से किस अथॉरिटी को राइट है कि वो एनवायरमेंट के लिए क्या क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, इंप्रूव करेगी, ठीक है, और प्रिवेंट करेगी, कंट्रोल करेगी कि पॉल्यूशन ना फैलाया जाए एनवायरमेंट में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पूरा का पूरा काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एनवायरमेंट पूरा कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 122. The chairperson of the National Green Tribunal shall be appointed by the नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट कौन करता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके किसे बनाना चाहिए, किसे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है एनवायरमेंट के लिए चला रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जितनी भी चीजें लेके आए हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नैरोबी में, नैरोबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124. द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द, अब ये जो एक्ट है, ठीक है, ये किस चीज के लिए है? 1986। तो इसका प्रियम्बल ही बोलता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट के लिए। दोनों चीजें यही हो गई, अलग से इम्प्रूवमेंट दोबारा जरूरत नहीं। प्रिवेंट जैसा वर्ड उन्होंने, करते हैं ये, है ना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, पर यहाँ लिखा नहीं है उन्होंने एक्ट में। क्या लिखा है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो ये हम यही टिक करेंगे। Under which authority of law the Parliament has enacted the Wildlife Protection Act 1972? ठीक है, अब जो वाइल्ड लाइफ एक्ट लेके आए हैं हम 1972 का, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से या शेड्यूल से पावर मिली है कि हम ये बना सकते हैं? पार्लियामेंट को किससे पावर मिली है? आर्टिकल 252, 253, 7 शेड्यूल का लिस्ट 1 या लिस्ट 3? तो ये मिली है आर्टिकल 252 से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिली। इसके अंदर क्या पावर है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है, कैसे मैटर्स पे? ऐसे मैटर्स पे जो किसके अंडर आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद कंसेंट देती है, ठीक है, खुद बोलती है कि आप बना दो इस पे लॉ, तो पार्लियामेंट ये पावर लेकर लॉ बनाएगी, ठीक है। Question number 126. Fundamental duties to protect and improve the natural environment includes. फंडामेंटल ड्यूटीज है कहाँ? इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना, याद रखना। कहाँ देके रखी फंडामेंटल ड्यूटीज? आर्टिकल 50,
1A में देके रखी। कितनी है? 11 है टोटल। अब पहले नहीं थी पर अब 11 है टोटल। 11 ड्यूटीज है, सारी की सारी याद होने चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। अब इसके अंदर आप सोचो, पढ़ो, फॉरेस्ट, एयर, वाटर एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। कितना डेप्थ में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो अब सबसे पहले ये जो है, ये वाला कौन सा है, ये भी याद होना चाहिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो ये है आपका 51A के अंदर भी ABCD करके ये जो 11 है ना, ये है। उसके अंदर जो जी वाला है वो एनवायरमेंट की बात करता है, जी वाला, जिसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इन्होंने वर्ड्स पूछे कि एग्जैक्ट वर्ड कौन सा है, तो वो था फॉरेस्ट, लैक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, हम लोग इम्प्रूव करेंगे इनके लिए, फॉरेस्ट, लैक्स, रिवर्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, एयर नहीं है, इसको ऐसे याद रखना, एयर नहीं है। फॉरेस्ट है, फिर लैक के जमीन, जमीन की बात कर ली है। ठीक है, लैंड पे फॉरेस्ट होते हैं, वहीं लैक्स होती है, रिवर्स होते हैं, वहीं वाइल्ड लाइफ रहती है, पेड़ पौधे, वाइल्ड या फिर एनिमल्स। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और जो वहां पे लिविंग क्रिएचर्स है उन सबके लिए हम दया भावना रखेंगे। तो ये कहाँ देके रखा है? 51A में। उसके अंदर जी के अंदर एनवायरमेंट है। इसी में एक और इम्पोर्टेंट है जो पूछते हैं के, जो किसकी बात करता है? राइट टू एजुकेशन। पढ़ लेना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज एसेंशियल टू। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मीन्स व्हाट, कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं सोसाइटी में, उससे एनवायरमेंट पे कितना अफेक्ट पड़ेगा, कितना पॉल्यूशन फैलेगा, इसको हम क्या करते हैं? असेस करते हैं। ठीक है, इसको हम आकलन करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि कितना पहुंचेगा। तो ये जरूरी क्यों है? एसेंशियल टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो है असेसमेंट, ये हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसको एग्जामिन करने के लिए, एनवायरमेंट पे कितना प्रभाव पड़ रहा है इसलिए करते हैं, पहली चीज। दूसरा, प्रिडिक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द एनवायरमेंट ड्यू टू कंसर्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये बोल रहे हैं फ्यूचर में एनवायरमेंट में कितने चेंजेस आएंगे इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। तीसरा है, गाइड टू मेक बैलेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल वैल्यूज एंड एनवायरमेंट क्वालिटी। और इसके बाद हम गाइड करेंगे बैलेंस करने के लिए कि डेवलपमेंट भी हो सोशल वैल्यूज का और एनवायरमेंट की क्वालिटी भी खराब ना हो। तो क्या ये तीनों चीजें नहीं लगती पढ़ के? तीनों लगती है ना, लॉजिक वाला था, तीनों के तीनों जरूरी है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। ऑल द above. Question number 128. A strong movement for the international protection of fundamental human rights started. अब ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ये, है ना। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नहीं, ह्यूमन राइट्स कहाँ पे दे के रखे हैं? UDHR, है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लाए थे हम इसके लिए, UDHR लाए थे। तो ये कब स्टार्ट हुआ था मूवमेंट के? ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली ह्यूमंस के कुछ बेसिक राइट्स हो जिसको कभी भी लिया ना जा सकता, वो बाय बर्थ इनहेरिट करेगा हर ह्यूमन बीइंग और हमेशा उसके पास रहेगा, छीना नहीं जा सकता। ये कब दिया गया था? व्हेन लीग ऑफ नेशंस वाज फेल्ड, when United Nations Charter was declared it, after the First War, when Nazis did atrocities on Jews and other races during Second World War। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नाजीज जो होते हैं उन्होंने क्या किया था? अत्याचार किया था ज्यूस के ऊपर, ठीक है, और अदर रेसेस, अलग जो थे वंश के लोग उनके ऊपर किया था। किसने किया था? नाजी ने अत्याचार किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि बहुत अथाह हो रहा है ना। तो ये सिर्फ एक कंट्रीज के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो ह्यूमन राइट्स ऐसा कुछ ही लेके आए, कमिटीज बनाई, कमीशंस बनाए और पूरे स्टेट्स ने इसे फॉलो किया।
क्वेश्चन नंबर 129, सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1933। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1933 जो है उसके अंदर 2 के क्लॉज 1 के अंदर इंटरनेशनल कोविनेंट समझाया है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स। तो ये पहला ही था। कोविनेंट दो होते हैं, एक सिविल पॉलिटिकल राइट्स के लिए होता है, दूसरा इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट के लिए होता है। ठीक है, ये दो थे। क्वेश्चन नंबर 130, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन have all the powers of a civil court trying a suit while investigating in any matter relating to। अभी बोल रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसके पास सारे राइट्स होते हैं सिविल कोर्ट के पास जो जो होते हैं वो। ठीक है, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस समय में, तो अब ये किस लिए होते हैं, किस किस मैटर से रिलेटेड राइट्स इनको दिए? तो ए है सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉज। अब जो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में या किसी और लॉज में वुमेन्स को राइट्स दिए उनको बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, कि मतलब वो एनफोर्स हो सके ठीक से। अगर नहीं हो रहे तो सिविल कोर्ट की पावर आएगी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास, और वो उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी उसके लिए जरूरी लगता है वो करेंगे। तो ये पहला। दूसरा, टेक द केयर ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लीगल राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, दूसरा, अगर वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, और लीगल राइट्स का, ठीक है, ह्यूमन और लीगल दोनों राइट्स बोल दिया है वुमेन के, तो उस वायलेशन की भी केयर करेंगे कि ऐसा ना हो। तो ये दोनों के लिए ही क्या है, सिविल कोर्ट बन सकता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ऑल द अबव। Next question, question number 131. Which of the following provisions provide the definition of intellectual property? Intellectual property की definition कहाँ दी है? 2-1 पेरिस कन्वेंशन में, या फिर 3-4 बर्ने कन्वेंशन में, या आर्टिकल 2 का 8th जो है सब क्लॉज ऑफ द कन्वेंशन एस्टैब्लिशिंग विपो, या 2-5 ट्रिप्स में। तो ये देख करके रखा है 2 के 8 में, किसमें, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 2 के सब क्लॉज 8 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, अंदर से भी पढ़ लेना क्या बोल के रखा है 2-8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, इंटरनेशनल कन्वेंशन एस्टैब्लिशिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड इन द ईयर। अब ये जो है, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो लेके आए थे हम, ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ था विपो के द्वारा, वो साइन कब हुआ था? कब हुआ था ये? 1967 में। ठीक है, कब हुआ था? 1967 में। इसे भी हमें याद रखना है। ठीक है, which one of the following section of Indian Copyright Act 1957 provides provisions regarding author's right? वो भी स्पेशल वाला, ऑथर स्पेशल राइट कहाँ दिया है? तो सेक्शन 57 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, नोवर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2013 का जो केस है, इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेटेंट एक्ट? अब जो नोवर्टीज केस था, जो कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स करके जो है उसका, तो कौन से इससे है, सेक्शन से? सेक्शन 3 किससे था? डी, सेक्शन 3D से बिलोंग करता है वो। ठीक है, नोवर्टीज केस इंपॉर्टेंट केस है, इसको डिटेल में पढ़ लेना, पूछा जाता है अंदर से भी। क्वेश्चन 135, suits concerning infringement of a patent shall be instituted in which court? अब इन पेटेंट का अगर इन्फ्रिंज करते, किसी के पास पेटेंट राइट ऑलरेडी, और उस चीज को हम क्या करते हैं, पब्लिकली कर देते हैं पता करके, या उसका राइट वायलेट करते, तो हम किस कोर्ट में जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 136, रिलेटिव ग्राउंड फॉर। अब ये जो रिलेटिव ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मल ग्राउंड्स अलग जगह दिए हैं और रिलेटिव अलग है। रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रेफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क आर मेंशन्ड
अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1919? तो ये सेक्शन 11 में है और नॉर्मल ग्राउंड्स रेफ्यूजल के सेक्शन 9 में, है ना। 9 और 11 दोनों पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। द टर्म जोग्राफिकल इंडिकेशन could be used for geographical indication, मतलब पर्टिकुलर ज्योग्राफी में किसी भूगोलिक एरिया से, ठीक है, कोई चीज फेमस है, जैसे दार्जिलिंग की टी हो गई, बनारसी साड़ी, है ना, ये हो गया आपका। तो ऐसे जो भी चीज है, तो ये जीआई जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्टर कराते हो किन किन चीजों के, तो एग्रीकल्चर भी हो सकता है, अभी मैंने बता, या दार्जिलिंग टी हो गया। नेचुरल गुड्स भी हो सकते हैं कि कहीं पे कोयला पाया जाता है, कहीं पे सोना पाया जाता है, खदान है उस एरिया में, तो वो उसके लिए जीआई रजिस्टर करा लेते हैं। मैन्युफैक्चरर गुड्स के लिए बनारसी साड़ी, तो ये सबके लिए ऑल ऑफ द अबव। Question number 138. Section 21 of National Biodiversity Act 2002. Which one authority determines the equitable benefit sharing? अब ये जो है सेक्शन 21 बताता है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो है, उसके अंदर कौन सी अथॉरिटी है, ये पूछ रहे हैं, जो इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग करती है, इक्वल बेनिफिट शेयर करती है, तो वो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, क्योंकि नेशनल का एक्ट है तो ये नेशनल ही लेंगे, है ना, शेयर करेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ठीक है, अंडर आईटी एक्ट 2000। अब कौन सा नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल है, कौन सा है, तो ये सेक्शन 65A। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर्स अंडर द आईटी एक्ट, ठीक है। आईटी एक्ट के अंदर क्या पनिशमेंट रहेगी, अगर क्या कर रहे हैं हम, हैक कर रहे हैं किसी का कंप्यूटर, डिटेल्स हैक कर लिए, तो उसकी पनिशमेंट होती है 3 years और फाइन अप टू 2 लाख रुपीज, ठीक है, ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 141। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव लॉ इज टू, अब कंपैरेटिव लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपैरेटिव लॉ होता क्या है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लॉज लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं सेम चीज पे, कि मर्डर पे इनके यहाँ कितनी पनिशमेंट है, हमारे यहाँ कितनी फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से, उनके कौन से, उनका किस नाम से, प्राइवेसी में उनके यहाँ कौन सा एक्स्ट्रा राइट्स हमारे यहाँ नहीं, तो ये सब जब हम कंपेयर करते हैं यूनिवर्सल लॉज को, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव लॉ। अब ये ए बताता है, नो द डाइवर्सिटी ऑफ लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो हम इससे क्या करते हैं, जानते हैं कि कितने कितने डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग प्रकार के लीगल सिस्टम है वर्ल्ड में। करते क्या, हाँ, अभी मैंने समझाया आपको क्या होता है कंपैरेटिव लॉ, तो अलग अलग सिस्टम्स भी हम समझ पाते हैं इससे। द यूनिफिकेशन ऑफ लॉ, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम एक दूसरे कंट्रीज से देख के यूनिफाई करते हैं, सभी जगह पे एकीकरण, एक जैसे लॉज बनाते हैं। सी अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ, और इसी से हमको क्या है, एक जैसा लॉ पूरे वर्ल्ड में मिलता है, तो ये 3 हो गए, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 142, हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, किसने कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरलिज्म, फेडरल क्या होता है, जब आपकी सेंट्रल और स्टेट की पावर्स बटी हुई होती है, ठीक है, सारी पावर सेंट्रल को नहीं होती, स्टेट्स के पास भी पावर होती है, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं कि इंडिया जो है फेडरल है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, लॉज की भी हमने बांट दिया है लिस्ट में, कि सेंट्रल लिस्ट के जितने भी मैटर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, ठीक है, तो ये है फेडरल सिस्टम। अब ये बोल रहे हैं विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड, मतलब हमारे यहाँ बांट तो रखा है फेडरलिज्म, पर फिर भी सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे हमने क्या बोला है, जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर्स अपने आप किसको चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर पूरा कंट्रोल किसको क्या करना है, सारी की सारी चीजें कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर फिर भी नॉर्मल टाइम पे हमारे यहाँ फेडरलिज्म स्टैब्लिश, तो ये किसने बोला था, आइवर जेनिंग्स की जो है डेफिनेशन थी।
क्वेश्चन नंबर 143. United States of America, USA, has dual system of courts. Means यूएसए में डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, इसका मतलब क्या है? अब डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जहां भी होंगे तो सीधा सा है कि क्या है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे के लिए हो गया, कंट्री के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी अलग से कोर्ट बना दिया हाई कोर्ट। तो ये हो जाता है हमारा डुअल सिस्टम। कहा लिखा है, अ यूनिफाइड judiciary with Supreme Court, High Court and lower courts having jurisdiction over all the cases arising under any law enacted by the Congress or state legislative। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि यूनिफाइड जुडिशरी है, एक इकट्ठी मतलब जुडिशरी है जो जिसके अंदर तीनों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सभी लोग किसी भी कानून के लिए क्या करते हैं, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, जो लॉज बनाए कांग्रेस या स्टेट लेजिस्लेटिव ने उसके लिए। तो क्या ये है? नहीं, अभी समझाया था। दूसरा क्या है? अ फेडरल जुडिशरी विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप विद अ सेपरेट एंड पैरेलल जुडिशियल सिस्टम इन इच स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक फेडरल जुडिशरी है, मतलब बटी हुई है, जिसके अंदर टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, और सेपरेटली हम देखेंगे तो पैरेलल और जुडिशियल सिस्टम चलते हैं सभी स्टेट के अपने अपने, जैसे हाई कोर्ट्स। तो ये वाला सही है। For which article of the Indian Constitution provides the separation of judiciary from executive? कहाँ दिया है सेपरेशन ऑफ पावर्स? आर्टिकल 50 में देकर रखा है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट रहेंगे, दोनों अपना अपना वर्क करेंगे, म्यूचुअली करेंगे, पर एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सेपरेशन ऑफ पावर जो कि आर्टिकल 50 में डायरेक्ट देके रखा है। Question number 145. The Supreme Court of United Kingdom was established to separate the judiciary from legislature and the executive by the act of, कौन सा एक्ट से? अब ये हो क्या रहा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ का? यूके का, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का स्टैब्लिश किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया था किस लिए? सेपरेट जुडिशरी के लिए, जो कि किससे सेपरेट रहेगी? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से। मतलब इन्होंने लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को अलग करके जुडिशरी बनाया और उसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया। तो ये कब बनाया था? इस रिफॉर्म से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 में बनाया गया है। In which country institution of ombudsman firstly originated in 1809? अब ये डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि कब आया था ओम्बड्समैन और कहाँ फर्स्ट टाइम आया था। तो ये आया था आपका स्वीडन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147. इन यूएसए which act gives every corporate or individual regardless of nationality a legally enforceable right of access to government unpublished document which the administrators may try to keep confidential? अब यूएसए के अंदर कौन सा एक्ट आया था जिससे कि हमने नेशनल गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है कि उसे कॉन्फिडेंशियल रखे, छुपा के रखे, उसको भी हमने राइट टू एक्सेस दे दिया, लीगली राइट टू एक्सेस के हम उसे भी जान सकते हैं, जो कि अनपब्लिश्ड हुआ है डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ने छुपा के ही रखा है, उसको पब्लिश नहीं किया, फिर भी हम उसको जान सकते हैं। तो ये किससे आया था? कौन सा एक्ट से आया था? ये आया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 से। Next question, question number 148. The doctrine of separation of powers had sits in the writing of, अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर का अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, कहाँ देके रखा है? आर्टिकल 50 में। ठीक है, और ये जो आया था तो इन द राइटिंग ऑफ, किसके लिखने के बाद ऐसा भी कुछ होना चाहिए आया था? तो एरिस्टोटल और जॉन लॉक के बाद आया था। Question number 149. Which is correct regarding the amendment power of the government of United States in the Constitution of United States? अब ये बोल रहे हैं कि ये जो नीचे देके रखे इनमें से कौन सा यूएसए के अमेंडमेंट से रिलेटेड है? सही है, करेक्ट है, जो अमेंडमेंट पावर है उससे।
First, no amendment which may be made prior to the year of 1808 shall in any manner affect the first or fourth clause of section 9 of article 1. अब 1808 के पहले जो भी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं करेगी किसको, आर्टिकल 1 को, जिसके आर्टिकल 1 के अंदर सेक्शन नंबर 9 और उसका भी क्लॉज फर्स्ट और फोर्थ को अफेक्ट नहीं करेगा 1808 के पहले वाली चीजें, ठीक है। ये आगे पढ़ते हैं। नो स्टेट विदाउट, ये सही है, ठीक है। हमको इनमें से क्या क्या सही है, करेक्ट है, वो देखना है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद नो स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स इक्वल सफरेज इन द सेनेट। अब सेनेट जो है, यहाँ पे भी दो वो चलते हैं हाउसेस, तो सेनेट को भी इक्वल सफरेज दिया जाएगा, कोई भी स्टेट बिना इसके कंसेंट के काम नहीं करेगा, तो ये भी सही है। नो अमेंडमेंट शैल बी मेड इन द राइट्स कन्फर्ड बाय द सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्स्थ अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। नो अमेंडमेंट इन द बिल ऑफ राइट्स, उसमें भी कर सकते हैं, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ है, ये रहा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है आर्टिकल 32, 226, 32 में सुप्रीम कोर्ट को, इधर हाई कोर्ट को, and 227 has been held to be a part of the basic structure of the Indian Constitution of India in which of the following case, किसमें बोला है कि पावर जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, किस केस में बोला है। इन्होंने थोड़ा सा उसको लेंदी करने के लिए कहाँ कहाँ जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रखी है वो भी बता दिया। जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी करती है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे, ठीक है, लॉ बन गया, कुछ गलत चीजें चल रही है तो कोर्ट में गई तो वो रिव्यू करते हैं, तो अब इसको नहीं हटा सकते कि जुडिशियल रिव्यू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स पे, इसको हम अमेंड नहीं कर सकते। किस केस में बोला, तो ये बोला था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी के साथ हमारे 150 क्वेश्चंस पूरे हुए। इसमें हमने 100 से लेकर 150 तक आज और फर्स्ट पार्ट में 50 से 100 तक करे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो साइड पूछ लिए हैं वो छोड़ के अदर साइड्स पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको जहां जहाँ पे जो चीजें पूछी जा सकती है इम्पोर्टेंट है कोई सेक्शन आर्टिकल तो बताया है। तो दोनों वीडियो पूरी देखना, हो सकता है आपने आधी देखी और जो लास्ट में मैंने पढ़ाया उसी पे क्वेश्चन बन गया। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बिल्कुल पास में है तो अब सारी चीजें नहीं पढ़ी जा सकती, पर ऐसे पढ़ के आपका सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज भी हो रहे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनका नहीं है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम जल्दी पूरा का यूजीसी नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, लॉ का कोर्स अपलोड करने वाले हैं, वो भी फ्री में यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। कनेक्टेड रहें, बी स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।